हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनित। दोस्तों, आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का दिल खोल करके हार्दिक स्वागत है। साथियों, एक नए वीडियो और एक नए ऑफिशियल अपडेट के साथ आपके सामने आ रहे हैं, जो कि बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। जी हाँ साथियों, आप सभी लोगों का बड़ा क्वेरी आ रहा था कि बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का फॉर्म कैसे फिल किया जाएगा रजिस्ट्रेशन के लिए। साथियों, उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम आप लोगों के सामने बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का फॉर्म ही फिल करके लेकर के आए हैं और उसी फॉर्म को आज यहाँ पे आपके सामने एक एक करके डिटेल में एनालिसिस करेंगे कि क्या क्या आपको फॉर्म में फिल करना होता है, कहाँ से आपको फॉर्म मिलता है, कितने दिनों में आपका रजिस्ट्रेशन होता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाए जाते हैं, कितने रुपए का डिमांड ड्राफ्ट लगाई जाती हैं। उन सभी फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस पे आपके सामने एक एक करके बात करेंगे। साथियों, अगर हम इस फॉर्म नंबर की बात करते हैं तो आप फॉर्म नंबर देख लीजिए, ये 45516 इसका फॉर्म नंबर है, जो कि ये मैनुअल फॉर्म है। मैंने इसको बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश से मात्र 10 रुपए में इसको मैंने परचेज किया है। ये चीज आपको यहां पर देखने के लिए मिल रहा होगा। अगर हम बात करते हैं तो ये ऑफिस की फॉर्मेलिटी है। जब आप फॉर्म खरीदेंगे, अगर मैनुअली खरीदते हैं तो आपको ये इसी तरह से किया धरा मिलेगा। बस आपको 10 रुपया वहां पर देना है और 10 रुपये में आपको फॉर्म मिल जाएगा खिड़की से। देखिए साथियों, अगर हम इसकी बात करते हैं तो यही है, बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। राज्य विधिज्ञ परिषद उत्तर प्रदेश, जो कि 19 महर्षि दयानंद मार्ग प्रयागराज में स्थित है। यहीं पे सभी लोगों का जो भी एलएलबी कर लेता है, एलएलबी करने के बाद सबका सपना होता है कि मुझे भी एडवोकेट बनना है। तो साथियों, आपको अगर एडवोकेट बनना है तो आपको बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी होता है। जब तक आप बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएंगे तो फिर आप सीओपी नहीं दे पाएंगे, मीन्स की AIBE नहीं दे पाएंगे, और AIBE नहीं दे पाएंगे तो आपके पास COP मीन्स की सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस नहीं होगा। तो हम इसी चीज को यहाँ पे आपके सामने शो कर रहे हैं। ये पूरा आपका फॉर्म का ये पेज नंबर फर्स्ट है दोस्तों। अभी मैं आपको यहाँ पे हार्ड कॉपी भी फॉर्म का शो करने वाला हूँ। आप यहाँ पर देखेंगे कि ये बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का लोगो है और साथियों इसमें टोटल आपके पास 5 फोटोग्राफ्स लगते हैं। अगर हम बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के रजिस्ट्रेशन फॉर्म की बात करते हैं कि कितने फोटोग्राफ्स लगते हैं, तो साथियों इसी टाइप के, यह जो फोटो दिख रहा है इसी टाइप के 5 फोटोग्राफ्स आपके लगेंगे। फोटोग्राफ्स में क्या होना चाहिए साथियों, आप देख सकते हैं यहाँ पे टाई लगा है। क्या लगा है? यहाँ पे टाई लगा है। साथ ही साथ यहाँ पे ब्लैक कोट है और जो बैकग्राउंड है दोस्तों, आप देख रहे हैं कि बैकग्राउंड वाइट होगा। इसी टाइप के आपको फोटोग्राफ्स अपने बनवाने होते हैं। और यहाँ पे कह रहा है प्रमाणित करने वाले अधिकारी की मुहर की बात करती है। अब आप कहेंगे कि कौन प्रमाणित करने वाला अधिकारी होगा और कौन मुहर लगाएगा। तो साथियों, मैं अभी इसके बारे में भी डिटेल में एनालिसिस करूंगा कि कौन मुहर लगाएगा और कौन इसको प्रमाणित करेगा। आप आगे चलते जाइए, आगे चीज़ों को आप देखते जाइए। अब यहाँ पे बात करते हैं कि जो पेज नंबर फर्स्ट को आप खोलेंगे तो पेज नंबर फर्स्ट पे ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेगा। आवेदन का प्रस्ताव संख्या यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे बिल्कुल भी आपको कुछ नहीं लिखना होता है। सन की बात कर रहे हैं, सन पे भी आपको कुछ नहीं लिखना होता है। कर रहा है अधिवक्ता अधिनियम 1961 के अंतर्गत, ये हमारा जो एडवोकेट एक्ट होता है 1961 का, उसी के अंतर्गत की ये बात कर रहा है। कह रहा है श्री कुमार कुमारी, आप जो भी हैं वो आप यहाँ पे टिक कर देंगे। आप क्या हैं? तो आप श्री हैं तो आप श्री पे टिक कर दीजिए। अगर आप कुमारी हैं तो कुमारी पे टिक करिए। अगर आप श्रीमती हैं तो श्रीमती पे टिक करिए। और आप अपना नाम ऐसे मेंशन कर दीजिए जैसे मैंने अपना यहाँ पर नाम मेंशन किया है, रोनित कुमार चौरसिया। एज यूजुअल आपको भी अपने नाम को यहाँ पे मेंशन करना होता है। पुत्र हैं तो पुत्र पे टिक करिए, पुत्री हैं, पत्नी हैं, अब जो भी हैं आप उसमें अपने अगर आपके पिता का नाम भरना है तो आप अपने पिता का नाम यहाँ पर भर दीजिए। जैसे मैंने अपने पिता के नाम के जगह पे XYZ का इस्तेमाल किया है, एक कॉमन नेम का इस्तेमाल किया है। आप सभी लोगों को पता है कि मैं वो उजागर नहीं करना चाहूँगा, तो ये मैंने XYZ का यहाँ पे इस्तेमाल किया है। अगर जनपद की हम बात करेंगे तो साथियों जनपद होगा हमारा प्रयागराज। ये जैसे मैंने प्रयागराज में मैं रहता हूँ तो प्रयागराज के एवज में मैंने फॉर्म फिल किया है। आपका जो जनपद होगा, जैसे गोरखपुर हो गया, आपका देवरिया हो गया, बलिया हो गया, गाजीपुर हो गया, आजमगढ़ हो गया, मऊ हो गया, फिर इधर नोएडा हो गया, जो भी आपका जनपद होगा वो जनपद आप यहाँ पे फिल करेंगे। एक चीज़ आपको मैं नोट में आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ साथियों, नोट में क्या दिया है, कह रहा है कार्यालय माह के प्रत्येक मंगलवार, यहाँ पर ये बात ध्यान दीजिए, माह के प्रत्येक मंगलवार एवं द्वितीय बुधवार तथा राष्ट्रीय अवकाश के दिन बंद रहेगा। और ये चीज़ अक्सर लोग मिस कर देते हैं, आ जाते हैं मंगलवार को, सर मेरा रजिस्ट्रेशन आज कराना था, मैं आ गया हूँ लेकिन बार काउंसिल बंद है। तो मैं आपको बार बार ये बताना चाहता हूँ कि मंगलवार को तो भूल करके भी ना आइएगा
करेगा बार काउंसिल। और बुधवार कह रहा है, द्वितीय बुधवार, हर बुधवार की बात नहीं कर रहा है, जो सेकंड नंबर का बुधवार होता है उस सेकंड नंबर के बुधवार को भी आपका क्या रहता है, छुट्टी रहता है। और जाहिर सी बात है राष्ट्रीय अवकाश है, तो राष्ट्रीय अवकाश में जैसे 15 अगस्त हो गया, 26 जनवरी हो गया, या फिर आपका 2 अक्टूबर हो गया, चाहे जो भी आपके हॉलीडेज आते हैं, जो भी हॉलीडेज रहते हैं, उन हॉलीडेज पे आपके बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश बंद रहता है। और ये बात आप सभी लोगों को पता होती है। ये पेज नंबर फर्स्ट था। अब आपको मैं हार्ड कॉपी भी आपके सामने यहाँ पर शो कर देता हूँ, तो आपको हार्ड कॉपी देखने के बाद भी पता चल जाएगा कि हाँ इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे ये चीज़ें आपने देखा, ये पूरा का पूरा आपके पास हार्ड कॉपी है दोस्तों, आप यहाँ पर देख लीजिए। यही पेज नंबर फर्स्ट को मैंने आपके सामने यहाँ पे ऑब्जर्व कराया। अभी हम पेज नंबर सेकंड पर चलेंगे और फिर पेज नंबर सेकंड को भी आपको ऑब्जर्व कराएंगे। मैं आपको ये इस बात का दावा करता हूँ कि अगर आप इस फॉर्म को देख लेंगे फिर आप अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करेंगे, उसमें कोई भी गलती नहीं होंगी, बार बार भटकना आपको नहीं पड़ेगा। तो एक बार देखिए, डिटेल में आप देखिए, डिटेल में आप अपने फॉर्म को भरिए, किसी भी प्रकार की कोई भी गलती नहीं होगी। देखिए अब यहाँ पे इन सभी चीज़ों से मतलब नहीं है, चरित्र प्रमाण की पत्र की बात करता हूँ। कर मैं प्रमाणित करता हूँ, करती हूँ कि श्री कुमार कुमारी जो भी आप होंगे उस पर आप टिक करेंगे। जैसे मैंने अपना नाम लिखा है रोनी चौरसिया, पुत्र हूँ किसका, तो अपने पापा का आपने मैंने नाम लिखा है। जैसे कि मैं XYZ को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मैंने बार बार आपको बता दिया, को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, ये सच्चरित्र हैं और अधिवक्ता पंजीकरण होने में उपयुक्त हैं। दिनांक की बात करते हैं तो 10/9/2023 आप देख सकते हैं। ये 10/9/23 का मतलब है कि ये एकदम अप टू डेट फॉर्म मैं आपके सामने रख रहा हूं, एकदम अपडेटेड बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश से मैं फॉर्म रख रहा हूं। ये पुराना फॉर्म नहीं है और ना पुराना अपडेट आपको मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा हूँ। जो भी दे रहा हूँ ये सब के सब नया अपडेट आपको यहाँ पर दे रहा हूँ। कह रहा है कि जो आपको प्रमाणित करेगा उनके हस्ताक्षर होंगे, उनका पूरा नाम होगा, उनकी पदवी होगी, अधिवक्ता पंजीकरण संख्या होगा और उनका पूर्ण पता होगा। जिस भी अधिवक्ता से आप करवाते हैं जो कि 10 साल से ज़्यादा प्रैक्टिस कर चुके हैं, उनसे आप क्या करेंगे, उनसे आप प्रमाणित करवाएंगे। अगर नहीं भी हो पाता है आपका वहाँ पे प्रमाणित, तो आप बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। जब आप बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश पे आएंगे अपने फॉर्म को सबमिट करने के लिए, एट दैट टाइम वहाँ पे मेंबर रहते हैं बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के, बार काउंसिल के मेंबर अंदर बैठे रहते हैं। आप वहाँ पर भी जा करके अपना प्रमाणित करवा सकते हैं। प्रमाणित करने में आपको बहुत ही घबराने की आवश्यकता नहीं है कि अरे मोरी मैया प्रमाणित हूँ नहीं हुआ, मैं कैसे फॉर्म को जमा करूँगा। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, एकदम जस्ट चिल होकर रहिएगा। आइएगा, बार काउंसिल पे मेंबर लोग रहते हैं और बहुत हम्बल मेंबर रहते हैं। सभी के सभी लोग वहाँ पे आपके फॉर्म को आप लेकर के जाएंगे, वहाँ पे वो प्रमाणित कर देंगे। अब जिस चीज़ को मैंने नहीं फिल किया है, जिस चीज़ को मैंने नहीं भरा है, उस चीज़ को बिल्कुल भी आपको भरना नहीं है। ये कह रहा है कार्यालय का प्रतिवेदन, ये कार्यालय के द्वारा भरा जाएगा, मीन्स कि बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के द्वारा भरा जाएगा। तो इसमें बिल्कुल भी आपको छेड़छाड़ करने की आवश्यकता नहीं है। जो चीज़ें मैंने ब्लैंक रखी है उस चीज़ को आपको ब्लैंक ही रखना है, उस चीज़ को खाली ही रखना है, उस चीज़ को आपको भरने की आवश्यकता नहीं है। ये पूरा फॉर्म है, फॉर्म नंबर, ये पेज नंबर सेकेंड आप देख रहे हैं, ये पेज नंबर पूरा सेकेंड था यहाँ पे। अब हम पहुँच गए हैं पेज नंबर थर्ड पे साथियों। अब यहाँ पर दे रहा है कैटलॉग बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश। देखिए एक फोटो पहले आपने देखा था, अब एक फोटोग्राफ्स यहाँ पर देख रहे हैं, सेकंड नंबर का फोटोग्राफ्स आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हैं और सेम इसी ड्रेस में आपके पास फोटोग्राफ्स होने चाहिए। अब बात करते हैं टू बी फिल्ड ऑफिस ओनली। ये जो कहा जा रहा है, ये जो ऊपर का चीज है यहाँ पे, ये ऑफिस के द्वारा फिल्ड किया जाएगा। जैसे कि अभी मैं आपको यहाँ पे शो कर रहा हूँ, जैसे पहले पेज को आप लोगों ने यहाँ पर ऑब्जर्व कर लिया था, ठीक। अभी सेकंड पेज को आपने यहाँ पे ऑब्जर्व किया, ठीक। ये सेकंड नंबर का पेज है, ये सेकंड नंबर का पेज पे जो मैंने इन्फॉर्मेशन आपको बताया यही भरना है। अब ये थर्ड नंबर का पेज मैंने आपके सामने खोला है, जिसमें क्या लिखा है, लिखा है कैटलॉग बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश। अब ये थर्ड नंबर के पेज के बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हार्ड कॉपी साथ साथ सॉफ्ट कॉपी, दोनों कॉपीज को मैं आपके सामने यहाँ पे दोस्तों रख रहा हूँ। तो अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है। अब यहाँ पर आपको यहाँ से फिल करना है, यहाँ पे आपको बिल्कुल भी फिल नहीं करना है। टू बी फिल्ड बाय एप्लीकेंट, यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि यहाँ से जो भी आप फिल करेंगे एप्लीकेंट के द्वारा। अगर हम फर्स्ट की बात करते हैं तो कह रहा है नेम एज पर हाई स्कूल सर्टिफिकेट, श्री कुमारी श्रीमती, जो भी लगाना है यहाँ पे आप लगाएंगे। यहाँ पे कुछ आप नहीं लगाएंगे कि श्री लिख दें आगे, उसके बाद से अपना नाम लिखेंगे, नहीं, जो भी लिखना है यहाँ पे आपको टिक करना है जैसे यहाँ पे। और एक एक जो ब्लॉक दिया है, एक एक ब्लॉक में आपके अपने नामों को लिखना है। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है RONIT, जैसे मैंने एक एक ब्लॉक में एक एक वर्ड्स को लिखा है, इसी तरह से सेम एज यूजुअल आपको एक एक ब्लॉक्स में एक एक वर्ड्स को लिखना है। अगर बीच में कोई चीज़ हो जाती है तो उसको इस तरह से छोड़ देना है। फिर KUMAR, फिर यहाँ पे
ब्लैंक छोड़ दीजिए, CHAURASIA, इसी तरह से आपको यहाँ पर फॉर्म को अपने फिल करना है पहले वाले में। सेकंड वाले में फादर में भी फुल नेम लगाना है, तो यहाँ पे श्री ऑलरेडी लगा रहता है, बस उस पर टिक करने की आपको आवश्यकता होती है, यहाँ पे लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक एक कॉलम में एक एक चीज़ों को यहाँ पे भरा गया है सेकंड वाले में। थर्ड वाले में देखिए डेट ऑफ बर्थ की बात करते हैं, तो इसी तरह से एक एक कॉलम में एक एक डेट ऑफ बर्थ को आप क्या करेंगे, भरेंगे। यहाँ पे डेट भरेंगे, यहाँ पे मंथ को भरेंगे, और यहाँ पे साथियों यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ईयर आपको भरना होता है कि कौन सा ईयर है, ईयर को भी आप यहाँ पे भरेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि एक एक चीज़ें जो मैं यहाँ पे बता रहा हूं ये आप चीज़ें देखेंगे और इसी के अकॉर्डिंग्स में आप अपने फॉर्म को फिल करेंगे। बिल्कुल भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप देखिए फोर्थ नंबर वाले पे जाइए, यहाँ पे आपके सेक्स के बारे में पूछ रहा है, आप मेल हैं फीमेल हैं, तो जो भी आप मेल हैं तो मेल पे टिक करिए, आप फीमेल हैं तो फीमेल पे टिक करिए। पांचवें नंबर में हम मैरिटल स्टेटस को देखेंगे कि क्या आप शादीशुदा हैं, तो आप अगर अनमैरिड हैं तो अनमैरिड पे टिक करिए, मैरिड है तो आप मैरिड पे टिक करिए। कास्ट की अगर कैटेगरीज की बात करते हैं तो कैटेगरी में आप SC हैं, ST हैं, OBC हैं, जनरल हैं, जो चीज़ आप हैं आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। रेसिडेंस स्पेसिफाई की बात करते हैं, अगर आपका कोई स्पेसिफाई स्टेट है, स्पेसिफाई किसी दूसरे स्टेट से आ रहे हैं तो आप भरिए, नहीं आ रहे हैं तो इसको बिल्कुल भी भरने की आवश्यकता नहीं है, इसको आप छोड़ सकते हैं, इसको भरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। देखिए इसको मैंने काट भी दिया, ऑलरेडी इसको काट दिया, क्योंकि जो भी बार काउंसिल आप उत्तर प्रदेश में रजिस्ट्रेशन करवाएगा वो उत्तर प्रदेश का ही होगा, तभी उसका रजिस्ट्रेशन होगा। अदर स्टेट से आप आएंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन बार काउंसिल आप उत्तर प्रदेश नहीं करेगा। ये बात मैं बता दे रहा हूं आपको ऑलरेडी, पहले हुआ करता था लेकिन अब बार काउंसिल आप उत्तर प्रदेश सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश वालों का ही रजिस्ट्रेशन कर रहा है। तो ये 7th नंबर वाला कॉलम आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं रह गया। अब बात करते हैं 8 नंबर वाले कॉलम में। 8 नंबर वाले में परमानेंट एड्रेस की हम बात करते हैं। किसकी बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे परमानेंट एड्रेस की बात करते हैं। जो आपका परमानेंट एड्रेस होगा, एक एक ब्लॉक में आप यहाँ पे परमानेंट एड्रेस को आप फिल करेंगे। ये चीज आप लोगों ने यहाँ पे ऑब्जर्व कर लिया। साथ ही साथ यहाँ पे मोबाइल नंबर दे रखा है साथियों, आप मोबाइल नंबर को भी एक एक ब्लॉक में, जैसे कि 9648438343, ये मेरा पर्सनल नंबर है, इसलिए मैंने यहाँ पे डाल दिया है कि आपको एट दैट टाइम फॉर्म फिल करने में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या अगर आएगी तो साथियों आप क्या कर सकते हैं, आप रीजनेबल टाइम पे, रीजनेबल टाइम का मतलब होता है 10 से लेकर के 5 के बीच में आप हमको फ़ोन कर सकते हैं। प्लीज़ उसके ना बाद में करिएगा ना पहले करिएगा, क्योंकि कुछ मेरी भी व्यस्तताएं रहती हैं, तो इसीलिए मैं आपको यहाँ पे नंबर दे रहा हूँ। कभी कभी लोग 10 बजे रात को फ़ोन करते हैं, कहते हैं सर हमारा फॉर्म मैं फिल कर रहा था, अभी ये समझ में नहीं आ रहा था, ये बता दीजिए। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, नंबर तो मैं दे रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे यही कहूँगा कि आप 10 से 5 के बीच में आप हमसे फ़ोन कर लीजिएगा, जो चीज़ें नहीं समझ में आएगी पूछ लीजिएगा। लेकिन मैं आशा करता हूँ ये फॉर्म को देखने के बाद आप आराम से धूमधाम से इस फॉर्म को फिल कर लेंगे, उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आपको नहीं आने वाली है। यहाँ पे आपका पिन कोड पूछा जाता है, आप पिन कोड को भी यहाँ पर डाल सकते हैं। ये परमानेंट एड्रेस की बात करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आप आ रहे हैं गोरखपुर से आ रहे हैं, आप आ रहे हैं बनारस से आ रहे हैं, तो आपका जो परमानेंट एड्रेस होगा वो परमानेंट एड्रेस डालेंगे। जैसे आप प्रयागराज में रह रहे हैं तो प्रयागराज में अगर आपका परमानेंट एड्रेस नहीं है, लोकल एड्रेस है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे लोकल एड्रेस डालेंगे। यहाँ पे परमानेंट एड्रेस हो गया। 9th वाले में लोकल एड्रेस की बात करता है। लोकल एड्रेस में जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है, इसी तरह से आप भी क्या कर सकते हैं, जो भी आपका लोकल एड्रेस होगा साथियों, ये आप अपना लोकल एड्रेस यहाँ पर भर सकते हैं। जैसे मैंने लोकल एड्रेस में अपना लॉ विथ रोनित भरा है, तो इसी प्रकार से आप यहाँ पे लोकल एड्रेस आप अपना भर सकते हैं। फिर यहाँ पे भी मोबाइल नंबर आपको भरने के लिए देगा, और यहाँ पे भी आप अपने मोबाइल नंबर को एक एक कॉलम में आप भर सकते हैं। साफ साफ बात यहाँ पे करता है। इसी तरह से आप यहाँ पर पिन कोड भी भर सकते हैं। कहने का मतलब है कि एक एक ब्लॉक दिया है, और एक एक ब्लॉक में एक एक वर्ड को यहाँ पे क्या करना होता है, एक एक सिंगल वर्ड्स को यहाँ पे मेंशन करते हुए चलना होता है। आगे हम चलेंगे साथियों, आगे देखिए 10th नंबर की अगर हम बात करते हैं तो देखिए 10th नंबर में यहाँ पर क्या कह रहा है। 10th नंबर वाले की अगर हम बात करते हैं तो कह रहा है प्लेस ऑफ प्रैक्टिस, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की बात कर रहा है कि आपका प्लेस ऑफ प्रैक्टिस क्या होगा, आप कहाँ पे, किस जगह पे आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं। तो साथियों जैसे मैं देवरिया से हूं, तो अगर मैं प्रयागराज में प्रैक्टिस करना चाहता हूं तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि प्लेस ऑफ प्रैक्टिस, मैं प्रयागराज में प्रैक्टिस करना चाहता हूं तो मैंने प्रयागराज में प्रैक्टिस करने के लिए लिखा। अगर मान लीजिए कि आप गोरखपुर से हैं तो गोरखपुर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप गोरखपुर लिखिएगा। अगर आप मऊ डिस्ट्रिक्ट से हैं, अगर मऊ लिखना चाहते हैं तो मऊ लिखिएगा, कोई आपत्ति नहीं है। जहाँ पे आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं वहाँ के बारे में आप लिख सकते हैं। कह रहा है 11th नंबर वाले में कि नेम ऑफ द सबऑर्डिनेट कोर्ट, उसका सबऑर्डिनेट को
कोर्ट क्या होगा, जैसे सबऑर्डिनेट कोर्ट क्या होगा, तो सबऑर्डिनेट कोर्ट प्रयागराज का क्या होगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट प्रयागराज, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट प्रयागराज मैंने यहाँ पे भर दिया। अब प्रयागराज का तहसील क्या है साथियों, तो यहाँ पे सदर प्रयागराज तहसील लगता है, तो मैंने सदर प्रयागराज तहसील भी यहाँ पे फिल कर दिया। एकदम सिंपल फॉर्म है, सिंपल तरीके से भरना है, बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब ये आपका पेज नंबर 3 था, अब आप आ गए पेज नंबर 4 पे। अभी तक तो मैंने आपको पेज नंबर 3 तक का दिखाया था साथियों, अब आप आ गए पेज नंबर 4 पे, और पेज नंबर 4 में मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के बारे में आपको भरने के लिए कहा जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पे जितने भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, सभी के सभी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को मैं आपके सामने यहाँ पे रख रहा हूँ। यही फॉर्म है ओरिजिनल, इसी से मैंने इसको लिया है, पीडीएफ बनाया है। अगर हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं साथियों 12th नंबर वाले में, जो कि नेक्स्ट पेज पे है, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में सीरियल नंबर आता है, एग्जाम पास आता है, बोर्ड या और यूनिवर्सिटी आता है, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन कॉलेज आता है, एकेडमिक सेशन आता है, पासिंग ईयर आता है, रेगुलर हैं कि प्राइवेट हैं, साथ ही साथ ड्यूरेशन ऑफ कंप्लीशन इन ईयर आता है, और परसेंटेज ऑब्टेन इन मार्क आता है। ये इतने चीज़ों को ये मांगते हैं। तो देखिए अगर हम ए वाले की बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं साथियों, ए वाले की बात कर रहे हैं, तो ए में कर रहा है हाई स्कूल की बात कर रही हैं। किसकी हम बात कर रहे हैं, तो ए वाले में हम हाई स्कूल की बात कर रहे हैं। आप हाई स्कूल किस बोर्ड से पास हैं, सीबीएसई बोर्ड से पास हैं, यूपी बोर्ड से पास हैं, आईसीएसई बोर्ड से पास है, जिस भी बोर्ड से आप पास होंगे तो आप उसको लिख देंगे कि हाँ मैं इस बोर्ड से ये एग्जामिनेशन मैंने पास किया हाई स्कूल का। किस स्कूल से आपने पास किया है उस स्कूल का नाम लिख देंगे कि हाँ मैंने हाई स्कूल सेंट जेवियर्स स्कूल से पास किया है, मैंने मैरी लुकस स्कूल से पास किया है। जिस भी स्कूल से आपने पास किया है उस स्कूल का यहाँ पे नाम लिखना है। एकेडमिक सेशन की हम बात करते हैं कि एकेडमिक सेशन आपका क्या रहा, जैसे 2010 में आपने क्या किया है साथियों, 2010 में आपने एडमिशन ले लिया है, कक्षा 9 में आपने 2010 में एडमिशन ले लिया है, और आप क्या कर रहे हैं 2012 में आप पास कर लें। 2010 में आपने एडमिशन लिया हाई स्कूल में, 2012 में आपने क्या कर लिया, अपना हाई स्कूल पास कर लिया। तो यहाँ पे 2010 में आपने एडमिशन लिया, 2012 में आपने पास कर लिया। आपका डिग्री जो है वो क्या है, वो रेगुलर डिग्री है कि प्राइवेट डिग्री है। तो साथियों अगर रेगुलर है तो रेगुलर लिखिएगा, प्राइवेट डिग्री आपने ऑब्टेन किया होगा तो प्राइवेट लिखिएगा। कितने दिनों में आपका ये कंप्लीट हुआ था, तो हाई स्कूल, तो साथियों हमारा 2 ईयर में कंप्लीट हुआ था, तो मैंने 2 ईयर लिखा है। परसेंटेज आपने कितना पाया था, तो जो भी आपने परसेंटेज पाया हो सिंपल आपको परसेंटेज यहाँ पे लिख देना है। साथ ही साथ इसी तरह बी वाले में इंटरमीडिएट के साथ भी करना है कि आप यूपी बोर्ड से हैं, सीबीएसई बोर्ड से हैं, आईसीएसई बोर्ड से हैं, जिस भी बोर्ड से हैं आप उस बोर्ड का नाम लिख देंगे, फिर उसके स्कूल का नाम लिख देंगे कि किस स्कूल से आप थे। साथ ही साथ एकेडमिक सेशन का लिख देंगे। 2012 में आपने हाई स्कूल पास कर लिया, तो फिर 2012 में भी तो इंटर के लिए आपने क्या किया होगा, अप्लाई किया होगा। तो 2012 में आपने इंटर के लिए अप्लाई कर दिया, तो 2014 में आपका इंटर कंप्लीट हो गया। किस स्कूल कैसे थे, रेगुलर थे कि प्राइवेट थे, तो रेगुलर थे। कितने ईयर में आपने पास किया इंटर, तो 2 ईयर में पास किया। कितना परसेंटेज था आपका, तो 70% बना, तो 70% के बारे में आप यहाँ पे लिख देंगे। इसी प्रकार से आपका थर्ड वाला आ जाता है। अब थर्ड वाले में आप कहेंगे कि क्या दे रहा है, कह रहा है बीए बीकॉम बीएससी के बारे में बात कर रहा है। अगर आपका बीए आपने किया है, बीकॉम किया है, बीएससी किया है, तो आप उसके बारे में आप यहाँ पर मेंशन करेंगे कि हाँ मैं किस यूनिवर्सिटी से किया। जैसे मैंने यहाँ पे एक नॉर्मली डीडीयू दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी का मैंने यहाँ पे नाम ले लिया। किस कॉलेज से आपने किया, किसी भी कॉलेज का, जिस कॉलेज से आपने किया उस कॉलेज का नाम लिख दीजिए। कि कब आपने एडमिशन लिया, तो 2014 में आपने एडमिशन लिया। इसलिए 2014 में आपने एडमिशन लिया क्योंकि 2014 में आपने क्या किया था, इंटर पास किया था। अगर बीच में आपका कोई गैप है तो गैप भी आप यहाँ पर शो कर सकते हैं। 2014 के जगह पे अगर 2016 में आपने ग्रेजुएशन में इंटर लिया, किसी कारण आपका गैप रह गया, तो ठीक है आप दिखा दीजिए कि मेरा यहाँ पे गैप था। जब आप एफिडेविट बनवाएंगे, अभी एफिडेविट भी आपके सामने हम यहाँ पे रखने वाले हैं। तो 2017 में आपने क्या कर लिया, यहाँ पे पास कर लिया। क्या था, रेगुलर था। कितने साल का होता है आपका ग्रेजुएशन, तो 3 साल का होता है। कितना परसेंटेज आपने पाया वो लिख देंगे। साथ ही साथ अब आ जाता है एलएलबी। एलएलबी आपने कब किया, कहाँ से किया, तो जैसे कि बोर्ड की बात कर रहा है तो मैंने एयू लिख दिया, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। कहाँ से आपने किया, किस कॉलेज से किया, अगर कोई कॉलेज है तो जैसे मैंने एक कॉलेज का नाम ले लिया, सीएमपी ले लिया। साथ ही साथ कब आपने एडमिशन लिया, 2017 में। कब आपने पास किया, 2020 में। कैसी डिग्री थी, रेगुलर डिग्री थी। कितने साल का कोर्स था, 3 साल का कोर्स था। कितना परसेंट आपने पाया, 65% पाया। अगर आपके पास कोई अदर डिग्री है तो अदर डिग्रीज को भी आप क्या करेंगे, यहाँ पे अदर डिग्री को भी आप फिल कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने एलएलबी के बाद एलएलएम कर लिया, चाहे कोई भी डिग्री ऑब्टेन कर लिया। अगर आपका मन करता है फिल करने का तो आप करिए, नहीं मन करता है
तो ना फिल करिए, ये आपके ऊपर होता है। और यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट के बारे में कर रहा है, यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे। 13 नंबर वाले में कर रहा है वेदर इंगेज्ड इन एनी बिजनेस ट्रेड सर्विस, अगर आप किसी बिजनेस में या किसी ट्रेड में इंगेज है तो यस करिए और नहीं है तो नो करिए। ये सारा चीज यहाँ पे था, यही मेन जिस्ट था जो आपके फॉर्म का था, आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। फिर हम यहाँ पे आगे बात करेंगे साथियों, यहाँ पे डेट लिखना होता है जब आप अपने फॉर्म को जमा करेंगे, यहाँ पे प्लेस लिखना होता है, जैसे मैंने प्रयागराज लिखा है, फॉर्म जिस दिन मैंने जमा किया 10/9/2023 की बात करते हैं, इससे पता चलता है कि ये फॉर्म अपडेटेड है। यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट ऊपर होता है और नीचे फुल नेम आपको लिखने की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से आप देखते हुए चलेंगे। अब हम नेक्स्ट पेज पे पहुंच गए साथियों। अब नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे एक घोषणा पत्र आता है जिसको हम लोग डिक्लेरेशन के नाम से जानते हैं, घोषणा पत्र के नाम से जानते हैं। अब ये वाला पत्र आप इस वाले पेज पे आप आ गए, देखिए हार्ड कॉपी में भी देखिए यहाँ पे डिक्लेरेशन दे रहा है, घोषणा दे रहा है। अब इसी के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। देखिए घोषणा पत्र में क्या कर रहा है, इसमें बस यही लिखना होता है कि मैं, जैसे आपको अपना नाम लिखना होता है, आप पुत्र हैं, किसके पुत्र हैं, अपने पिताजी का यहाँ पर नाम लिख दीजिए। और यहाँ पे नॉर्मल सी बातें लिखी होती हैं। क्या क्या बातें लिखी होती हैं कि पहला, मैं 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हूं या कर चुकी हूं, ये लिखा होता है। सेकंड में अपना नाम पंजीकृत होने की तिथि से साधारणतः उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के अधिकार से मैं नियमित रूप से विधि व्यवसाय करूंगा। तीसरे में शासन अथवा किसी अन्य विभाग में नियुक्त नहीं हूं। चौथे में करा है मैं कोई अन्य व्यापार अथवा कारोबार नहीं करता हूं, नहीं करती हूं। पांचवें में करा है मैं किसी राज्य की बार काउंसिल अथवा भारत के किसी अन्य न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय द्वारा अधिवक्ता पंजीकरण का मेरा आवेदन पत्र कभी अस्वीकार नहीं किया गया है। फिर नेक्स्ट में कर रहा है मैं भारत का नागरिक हूं। तो यहाँ पे जो डिक्लेरेशन दिया जाता है तो वो सारे डिक्लेरेशन के बारे में यहाँ पे 16 पॉइंट्स में पूरे डिक्लेरेशन को लिखा होता है। और इसके लास्ट में आपको यहाँ पे क्या करना होता है दोस्तों, यहाँ पे आपके अपने लास्ट में यहाँ पे आपको अपना नाम मेंशन करना होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे अपना नाम मेंशन कर दिया। इसी प्रकार से आपको भी यहाँ पे मैं स्थान पूर्ण विवरण अपना नाम पूरा यहाँ पे मेंशन करेंगे, स्थान का नाम यहाँ पर मेंशन करेंगे, फिर डेट आप यहाँ पर डालेंगे और डेट डालने के बाद यहाँ पे आवेदक का हस्ताक्षर होता है, आपको अपना हस्ताक्षर यहाँ पे करना होता है। ये एक सिंपल तरीका था। फिर हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं साथियों। नेक्स्ट पेज पे आपको क्या देना होता है, एक एप्लीकेशन देना होता है। उस एप्लीकेशन को भी मैं हार्ड कॉपी से आपको यहाँ पे शो कराने वाला हूँ। तो ये देखिए ये एप्लीकेशन के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। अब इसी पेज नंबर के एप्लीकेशन के बारे में हम फिर यहाँ पे बात करेंगे। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि सेवा सचिव राज्य विधिक परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज, यदि आप श्री हैं तो श्री पे टिक करिएगा, कुमारी हैं तो कुमारी पे, श्रीमती हैं। अब यहाँ पे हिंदी में दे रहा है तो हिंदी में, जैसे रोनित कुमार चौरसिया मैंने भरा। पुत्र किसका हूं तो यहाँ पे अपने पिताजी का आप लोग अपना नाम भरिएगा। अस्थाई निवास ग्राम मोहल्ला जो भी आपका होगा वो इस तरह से आप भरिएगा, जो भी आपका पोस्ट होगा भरिएगा, जो भी आपका थाना होगा वो आपको भरना है, जिला जो भी होगा आपको भरना है और आपका पिन कोड यहाँ पे भरना है। बस इतना ही नॉर्मल काम यहाँ पे करना है इस पेज नंबर पे। आगे देखिए आगे जो भी दे रहा है, अब फिर यहाँ पर दे रहा है क नंबर वाले में, जब सेकंड वाले पे आप आएंगे तो कह रहे हैं यहाँ पे क नाम अंग्रेजी में लिखें, श्री, श्रीमती, कुमार, कुमारी इसमें नहीं लगाना है, आपको सिर्फ और सिर्फ ऊपर टिक करना है। यहाँ पे फिर एक एक ब्लॉक में एक एक नाम को आप क्या करेंगे, एक एक ब्लॉक में एक एक नाम को यहाँ पे आप लिखेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे अंग्रेजी में कह रहा था और यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे हिंदी में कह रहा है, तो आप हिंदी में यहाँ पे अपने नाम को लिखेंगे। फिर ख वाले में आएंगे तो पिता के नाम को कह रहा है अंग्रेजी में लिखे और श्री यहाँ पर दे रखा है तो आप श्री पे टिक बस लगाएंगे। आगे देखिए यहाँ पे आप अपने पूरे पिताजी का जो भी आपका नाम होगा वो आप अपने पिताजी का नाम यहाँ पे लिखेंगे। फिर कह रहा है हिंदी में लिखें। हिंदी में लिखने का मतलब कि फिर आप अपने पिताजी का नाम यहाँ पे क्या करेंगे साथियों, यहाँ पे हिंदी में लिखेंगे। तीसरे नंबर पे कह रहा है जन्म तिथि अंकों में लिखिए। अब जन्म तिथि जो अंकों में लिखने की बात कर रहा है, जैसे 10/10/1995 मैंने एक डेट ऑफ बर्थ ले लिया तो यहाँ पे आप अंकों में लिख दिए। साथ ही साथ कह रहा है शब्दों में लिखिए, तो इसी तरह से आप लिख सकते हैं 10/10/1995 आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं,